अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नगमी शीरीन है और मैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन और स्पेशली गोहरे नायाब की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुई हूँ। जो एपिसोड आज हम सुनने जा रहे हैं वो बहुत ख़ास एपिसोड है क्योंकि ये हमने स्पेशली वुमेन डे के हवाले से रिकॉर्ड की है। और इस महीने मार्च के महीने हम 2 इंटरव्यूज़ रिलीज़ करेंगे और दोनों ही उन ख़वातीन को डेडिकेटेड है जो कि माशरती तकाज़ों से हट कर ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके चल रही हैं बल्कि उसके साथ साथ कम्युनिटी में भी बहुत अहम किरदार अदा करती नज़र आती हैं। आज की हमारी मेहमान है हुमा शुएब साहिबा। आइए सुनते हैं हुमा शुएब से कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी से हम सबको इंस्पायर किए हुए हैं। चलो हुमा शुएब को नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा तारुफ करवाती चलूँ। हुमा शुएब प्रोफेशन वाइज अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट हैं और उनकी बुनियादी एजुकेशन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में है और वो इस वक्त सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता है। इसके साथ साथ वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वॉलंटियरिंग भी करती हैं, स्पेशली कनाडा उर्दू एसोसिएशन की वो प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा द सिटीजन्स फाउंडेशन पाकिस्तान वैंकूवर चैप्टर के साथ वाबस्ता है, उसकी एक्टिव मेंबर हैं और पाकिस्तान कौंसलेट के लिए भी वो अक्सर आपको काम करती हुई नज़र आती होंगी। इन सब कम्युनिटी वर्क के अलावा वो हेल्प ऑटिज़म पाकिस्तान से भी वाबस्ता हैं और उनके लिए अक्सर वर्चुअल और इन पर्सन थेरेपी सेशंस भी देती हैं। आइए मिलते हैं हुमा शुएब से। हुमा शुएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुशामदीद इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया बुलाने का। क्यों नहीं, आप बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है हमारे लिए। सो हुमा, मैं आपको हुमा आप ही कहूँगी क्योंकि मैं आपको हुमा आप ही कहती हूँ। सो आई थिंक मैं आपके इस इंटरव्यू में आपको ऐसे ही पुकारूंगी। अच्छा हुमा, अभी आप जो है वो कम्युनिटीज़ में अक्सर बहुत इन्वॉल्व है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी है उसमें काफ़ी अक्सर पुरजोश नज़र आती हैं, काम करती हैं, ना सिर्फ काम करती हैं, आप बहुत सारे लोगों को लेकर भी आती हैं अपने साथ। सो आपने ये काम आपको कैसे कब स्टार्ट किया आपने ये काम कम्युनिटी वर्क जो है? कम्युनिटी वर्क जब से आई हूँ कनाडा, सबसे पहले तो जब अपना मुल्क छोड़ के आई 2020 में 2000 में सन 2000 में, तो उसके बाद से जाहिर है कि अपने मुल्क की याद पहले दिन से ही तड़पाती रहती थी, कुछ ना कुछ करने का दिल चाहता था। फिर सोचती थी क्या करूँ, नया मुल्क है, कैसे हर चीज़ को समझूं, जानूं, देखूं। तो फिर बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर करना पहले तो शुरू किया अपना। मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी उस वक्त, बेटा जाता था, तो फिर उस वक्त अपना साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी सिलसिला देख रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, अपनी तालीम को परसू करना चाह रही थी। लेकिन जब स्कूल में वॉलंटियर किया तो पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी कि पेरेंट्स वॉलंटियर करें। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला और उसी वॉलंटियरिंग के साथ साथ मैं समहाउ अपनी ज़बान से और अपनी लैंग्वेज से इस तरह जुड़ती चली गई कि मैं ज़्यादातर नरेटर बन गई उन बच्चों की और इन पेरेंट्स के जिनको कि इंग्लिश नहीं आती थी। और मैं टीचर्स मुझसे कहती थी कि आप फ़ोन कॉल करें और आप एक्सप्लेन कर दें इनको उर्दू में या हिंदी में और थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी पंजाबी में। तो बस फिर मैं ये काम करने लगी। इससे फिर मैं लोगों को पहचानने लगी, जानने लगी। तो इस तरह मेरा अपनी ज़बान से भी ताल्लुक़ जुड़ा रहता था और एक तसल्ली भी रहती थी कि चलो कुछ तो किसी के काम आ रही हूँ। तो यहाँ से मेरी वॉलंटियरिंग का आगाज़ हुआ था। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही नोबल कॉज के लिए आप काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। अच्छा, आप कनाडा उर्दू एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और ये पोजीशन मतलब एक हमारी सोसाइटी, चाहे हम जो भी कहें, यानी कि एक मर्द जो है वो ज़्यादातर इस पोजीशन में नज़र आते हैं। आपको ये पोजीशन दी गई कनाडा उर्दू एसोसिएशन ने, आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन पे चुना और ना सिर्फ चुना बल्कि ये आपका मेरा ख्याल है सेकंड जो है वो टेन्योर है इस एज अ प्रेसिडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो अब मुझे बताइए कि ये आपको पोजीशन कैसे एक्साइट करती है, आपको मजा आता है, आपको कैसा फीडबैक मिलता है अपने टीममेट्स की तरफ से, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में आप कैसा महसूस करती हैं? सबसे पहले तो कनाडा उर्दू एसोसिएशन में जब मैं आई थी तो पता नहीं किस तरह इलेक्शन का दिन था और उन्होंने मुझे, रफ़ीक अंकल हुआ करते थे मरहूम, उन्होंने मुझसे पूछा
कि तुम भी इसमें आ जाओ, तुम तो मुशायरों पे आती हो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा काम बहुत होगा, मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ पता नहीं। कहने लगे तुम आ जाओ। और उसके बाद माशाल्लाह इतनी अच्छी टीम थी उर्दू एसोसिएशन की। मुझे लगा उस वक़्त सारे मेरे बड़े थे और मैं उसमें सबसे छोटी थी, लेकिन मुझे इतना हौसला अफ़ज़ाई करते थे। मुझे तो आगे कर देते, हर चीज़ में आगे-आगे कर देते थे सब लोग। एक तो किसी को नमूदो नुमाइश की कोई ख़्वाहिश ही नहीं थी कनाडा उर्दू एसोसिएशन में। ये सबसे अच्छी बात थी। जो काम करता था उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता था और जो कोई आइडिया लाता था उसके आइडिया पे सब कहते थे वही बहुत अच्छा आइडिया है, चलो इस पे काम करते हैं। तो कभी रोका नहीं गया, हर चीज़ में बढ़ावा दिया गया, हर चीज़ में हौसला अफ़ज़ाई की गई और मुझे बिल्कुल शुरू-शुरू बच्चों की तरह से समझते थे सब। और मैं लिखना एक ज़माने में लिखती थी तो फिर छोड़ दिया था, तो फिर इन लोगों ने मुझे दोबारा से कहा कि नहीं लिखो। तो मुझे लगता था जैसे मैं लुक फॉरवर्ड करती थी महीने में जो मीटिंग होती थी उसमें जाने के लिए। और मैं बहुत खुश, जैसे वो मेरा एक, मुझे लगा कि मेरा आउटलेट बन गया है कनाडा उर्दू एसोसिएशन। और बस फिर मज़ा आने लग गया और फिर नए-नए आइडियाज़ आते थे। वो जब उनकी हौसला अफ़ज़ाई मिलती थी तो फिर और कुछ काम करने का दिल चाहता था। जो काम उर्दू एसोसिएशन में कभी भी नहीं हुए थे, जैसे मौसीकी का था, तो मैंने एक दफ़ा कहा हम शाम मौसीकी करते हैं, सबने कहा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस मुझे लगा कि जैसे मैं अपने घर में बैठी हूँ और अपने बड़ों से बातें कर रही हूँ और सब, मुझे एक स्टूडेंट है क्लास में जिसको कि सब बस आगे बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो इस तरह बस मैं इन्वॉल्व होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई और यहाँ तक पहुँच गई। माशाल्लाह। इसीलिए शायद मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है वो कनाडा उर्दू एसोसिएशन के साथ इतना ज़बरदस्त रहा है, इसीलिए आप भी बिल्कुल, मैंने तो आपको बिल्कुल वैसा ही पाया। आप बहुत हौसला अफ़ज़ाई करती हैं नए लोगों की, उनको लेकर आती हैं, उनकी एक प्रेजेंस क्रिएट करती हैं और बड़ा एप्रिशिएटिव आपकी पर्सनालिटी है माशाल्लाह से। सो दैट्स बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ काम करके। चलिए, ये तो हो गया कनाडा उर्दू एसोसिएशन के साथ आपका ताल्लुक। अब थोड़ा-सा अगर आप इस बारे में ज़िक्र कर दें कि ये जो हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन के अंडर, ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है टू सपोर्ट लीडरशिप, और हम कम्युनिटी के छोटे-छोटे ऐसे लोगों को, एक्चुअली मुझे छोटे-छोटे नहीं कहना चाहिए, बल्कि कम्युनिटी के ऐसे लोगों को शायद जिनको अभी कोई नहीं जानता, उनको हम एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ, अपनी वैल्यूज़, अपनी बातें हमारे से शेयर करें, अपने किए हुए काम शेयर करें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कैसे हमें, हमारे एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी हमें बेनिफिट कर सकती है, और कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्यों, कैसे करेंगे? देखो नगमी, जब मैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन में आई थी ना, मेरा यकीनन घर में बहुत उर्दू बोली जाती थी, हर चीज़ का उर्दू से ताल्लुक़ था, लेकिन मुझे भी हौसला अफ़ज़ाई के ज़रिए मुझे बुलाया गया और उसके ज़रिए मुझे सबसे मुतारुफ़ कराया गया। तो और मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, मुझे बहुत प्यार मिला। तो अब मैं ये समझती हूँ कि मैं भी उस लेगेसी को आगे लेके चलूँ। जैसे माशाल्लाह तुम हो, हमसे छोटे आमिर हैं, तो ये लोग आए और उसके बाद इन्होंने भी अपनी-अपनी धाक जमाई और अपना-अपना एक-एक प्रोजेक्ट लेके आए। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के जो और लोग हैं, जो कि अपनी-अपनी जगह पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो किसी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े नहीं हैं, उन्हें हम ढूँढें और हम उन चीज़ों को, उन अमेज़िंग कामों को तलाश करें जो कम्युनिटी में हो रहे हैं। छोटे-छोटे काम, बड़े काम तो हो रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे काम, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि एक हमारी एक आंटी हैं, वो स्वेटर्स बुनती हैं बच्चों के, और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको सेल करके जो पैसा है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देती हैं। ठीक है ना, वो बेबी सेट्स बनाती। ये काम लोग कर रहे हैं अपने घरों में बैठ के, ठीक है ना। ऐसे ख़वातीन हैं हमारे पास, ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे इस तरह के ऐसे काम करें कि जिसको सुन के ना हमें गूज़बम्प्स होने लगते हैं, हाथों में कुछ होने लगता है कि इतने प्यारे-प्यारे, इतने अच्छे काम हो रहे हैं और हमें पता नहीं है। तो इन चीज़ों को हम सामने लाएँ, उनके काम को आगे लाएँ, नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिटी को पता चले कि हमारी कम्युनिटी कितनी अच्छी है, कितनी अमेजिंग है और कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो और ये कि डेफिनेटली वो वेलकम है कि फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें उर्दू एसोसिएशन के, ताकि फिर हम और बढ़ें
अच्छा टैलेंट आएगा, हमें ज्वाइन करेगा, तो हमारी एसोसिएशन को भी फायदा होगा। तो जाहिर है कि इस तरफ से मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ, लेकिन ये है कि कम्युनिटी को भी पता चलना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है। वो विन विन सिचुएशन होगी ना, हम आप ही के उनका विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम आप ही एज अ वुमेन आप कम्युनिटी में सरवाइव करती हैं, आगे जाती हैं, कनाडा उर्दू एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। जब भी आप कभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो आप एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें कि आप कैसा फील करती हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है बाकी कम्युनिटीज की तरफ से जब आप हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसा फील करती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने में बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने में बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। मुझे ये होता है कि हमारी कम्युनिटी में जो काम हो रहे हैं वो लोगों को पता चलने चाहिए, और उसकी वजह से ही जो भी हूँ मैं कनाडा उर्दू की वजह से, या अपने मुल्क की अपनी ये जो पहचान है मेरी, इसी की वजह से ही मैं हूँ, या कम्युनिटी के जो दूसरे लीडर्स हैं वो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ वुमेन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कोई डिफरेंट बर्ताव हो रहा है, या मुझे कोई दूसरा तरीके से लोग ट्रीट कर रहे हैं, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। एक तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि बचपन से ही हमारी फैमिली में ये मर्द और औरत की किसी किस्म की कोई वो नहीं थी कि खवातीन घर में बैठे, हम सब एक ही तरह से होते थे, एक तरह से मिंगल करते थे। तो एक वो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड भी था जो साथ चला आ रहा था, कॉन्फिडेंस भी था, फिर घर से बहुत सपोर्ट मिली, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम औरत हो घर बैठ जाओ। तो यह है कि वो जो मेरी बचपन से मेरे अंदर जो चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद भी वो रहीं, और बल्कि और फ्लरिश की। फिर यहाँ आई, बच्चे भी कोई बॉदर नहीं होता था इन चीज़ों से घर में। पहली सपोर्ट आपको घर से मिलती है, फिर दूसरी सपोर्ट आपको कम्युनिटी से मिलती है। कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू एसोसिएशन में गई सबसे पहले, तो जो लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनका विजन बहुत वाइड था, और कभी भी ये नहीं हुआ कि वुमेन विंग बना लिया जाए, या ये इक्वालिटी रहती थी हमेशा। तो और सब बोलते थे मीटिंग में, उससे मुझे बहुत फिर जब 4 साल पहले इलेक्शंस हुए तो कभी कनाडा उर्दू एसोसिएशन में कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, जनरल सेक्रेटरी तो बन जाती थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम इतना काम करती हो, तुम प्रेसिडेंट। और मुझे डर भी लगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बीइंग अ वुमेन कि मैं इसको कैरी करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट मिली भी, फिर उसके बाद हर काम आसान होते चले गए, कि लोगों की सपोर्ट, कम्युनिटी की सपोर्ट। मुझे कभी कम्युनिटी की तरफ से ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एक औरत हूँ तो मुझे डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। माशाल्लाह मापी, आपने जो कनाडा उर्दू एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप संभाली हुई है, इसमें आपने एक्सटेंडेड काम कर दिया है, एक हम सब औरतों के लिए, और ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि आपने मर्दों के लिए भी एक्सटेंडेड काम कर दिया है कि लीडरशिप हो तो ऐसी हो और इससे नीचे नहीं। तो माशाल्लाह यू आर डूइंग, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप इसके लिए। अब ये बताएं कि आप इतना वॉलंटियरिंग करती हैं, आप फुल टाइम जॉब भी करती हैं, आप मदर भी हैं, और आपके 2 माशाल्लाह, एक बेटा और एक बेटी हैं, आप वाइफ भी हैं, तो इतने सारे रोल्स हैं आपकी लाइफ में, आप कैसे मैनेज करती हैं? और अगर कोई और औरत आप जैसा बनना चाहेगी, ये इंस्पायर करती है, आपको देख के एस्पिरेशंस लेती हैं अगर औरतें, तो उनका लिए कोई मैसेज हो, पहले तो आप ये बताएं कि आप ये करती कैसे हैं सारा कुछ? नकमी, मैं एक बात बताऊं कि मैं ये सोचती थी कि मैं अगर वॉलंटियरिंग करूंगी, मुझे कम्युनिटी के कुछ खवातीन ही की तरफ से मैसेज मिला कि इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये बच्चों को तवज्जो नहीं देती। ठीक है ना, ये मुझे काफ़ी दफ़ा से नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट मैसेजेस इस तरह के मिलते हैं। लेकिन क्योंकि एक तो मेरी फैमिली में बहुत वॉलंटियरिंग है, फिर मैं ये देखती थी कि जब मेरी नानी और अम्मी वॉलंटियर करती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं बिगड़े, किसी गलत काम में नहीं गए, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था।
कि कुछ नहीं होगा, अगर आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके बच्चों को संभालेगा और आपके घर को संभालेगा। तो एक ये कॉन्फिडेंस तो था। लेकिन दूसरी बात ये थी कि फिर एक तो पता क्या उसका फायदा होता है, अगर आप बिजी हैं, आप वॉलंटियर करते हैं, आपके बच्चे लेजी नहीं होते। फिर आपके बच्चे आपको देखते हैं और ये कहते हैं कि मेरी माँ या मेरे बाप जो हैं वो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अपना वक्त निकाल रहे हैं, वो घर पे बैठ के मूवीज नहीं देख रहे, वो घर पे अपनी पार्टीज नहीं कर रहे, उस टाइम को जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं वो किसी मकसद के लिए लगा रहे हैं। तो फिर बच्चों की जो है ना उनकी भी जिंदगी का महवर थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, फिर वो भी उसी रुख होते हैं। बहुत ही प्यारी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह से सोचें, स्पेशली खवातीन, क्योंकि क्या होता है बच्चे पूरा दिन माँ को देखते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी हो जाए बच्चे माँ से ज्यादा इंस्पायर होते हैं 100%। तो अगर घर में मैं हर वक्त बिजी होती हूँ, कभी खाना नहीं पक्का, तो बच्चे बड़ी जल्दी सीख गए कि कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेंगे। और कभी हमारे घर ये प्रॉब्लम नहीं रहा कि तो एक तरह से सपोर्ट भी रही। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज का पॉजिटिव असर पड़ा घर पे, बच्चों पे, मेरी अपनी पर्सनालिटी पे, कि मैं ये नहीं सोचती थी कि भाई अब मैं सिर्फ घर की होकर रह गई। मतलब मुझे लगता था मेरी जिंदगी का एक अपना मकसद भी कुछ है। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव असर डालती हैं आपकी जिंदगी पे। फिर आपके पास कोई डिप्रेशन के लिए टाइम नहीं होता और बेकार की चीजों के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि आप किसी और ही सेंस सोच रहे होते हैं। बिल्कुल, बिजी रखना और उस चीज के लिए बिजी रखना जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, उस काम के लिए अपने आप को बिजी रखना, आई थिंक ये एक किस्म का लकी होना है। ये अच्छी बात है कि आपके ऐसा आप एक ऐसा पैशन है जिसमें आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, जो मुझे बहुत ही पसंद आई, मुझे दिल को लगी, कि बच्चे जो हैं वो वाकई हमें देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं। वो सुनते कम है, देखते ज्यादा है। जो वो देखते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं। और हम चाहे उनको जितनी मर्जी लेसन देते रहें, वो वही करेंगे जो हम करते हैं। तो हमें उनका एक रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। अच्छा हुमा, आपने जिक्र किया नानी का अपने और अपनी अम्मी का, कि वो भी वॉलंटियरिंग करती होती थी। और मुझे चूंकि मैं आपसे पहले भी बात हमारी इस बारे में हुई है, माशाल्लाह वो पीएचडी थी और उनकी एजुकेशन के साथ उनका ताल्लुक था, और बायोलॉजी में आपकी फैमिली में काफी नॉलेज है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हिस्ट्री, मतलब आप जो आप हैं, जो हुमा शुएब है, वो एक्चुअली उसके रूट्स जो हैं वो आपकी अम्मी और आपकी नानी में हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मैं बिल्कुल अपनी नानी हूँ बनी बनाई, शक्ल में, आदत में, मिजाज में और लोगों से काम लेने में, इसीलिए उर्दू एसोसिएशन चल रही है। नानी मेरी वॉलंटियर थी बहुत, वो एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी थी, पॉलिटिशियन भी थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत काम करती थी। फिर उन्होंने अपना वुमेन्स का ग्रुप बनाया हुआ था घर में, हमारे बहुत इस तरह की गैदरिंग्स होती थी। उसके बाद फिर मेरी नानी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, उसमें जो भी ख़वातीन, जो भी लड़कियां जैसे कि अब्यूज्ड हैं या अबैंडन्ड हैं, या उनको कोई घर नहीं मिल रहा, या उनकी शादियों का मसला है, तो वो नानी चलाती थी। वो लड़कियां उस घर में आके रहती थी और उसके फिर वो उनकी शादियों का इंतज़ाम करती थी, उनको स्किल्स सिखाती थी, उनके लिए मशीनें लेके उनको सिलाई कढ़ाई, उनको बेसिक स्किल इतना सिखा देती थी, उनको काम दिलवाती थी ताकि वो लड़कियां बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। कितना इम्पोर्टेंट। तो एक उनका ये काम था। दूसरा फिर वो ये सिखाती थी कि जैसे कम्युनिटी में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके जो फ्यूनरल और आखिरी जो रस्मात हैं वो कैसे अदा करनी है, और उसके लिए इंतजामात कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ये सारे काम कम्युनिटी करती थी। फिर उन्होंने अपना एक वॉलंटियर मैरिज ब्यूरो भी खोला हुआ था और सारे
बहुत शादियाँ भी बहुत जिच्चों की करवाती थी। हम्म, फिर मैं अपनी नानी को देखती थी, वो इलेक्शन भी लड़ी थी प्रोविंशियल असेंबली का। फिर तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहती थी और वो नाना के फ्रेंड्स के साथ ऐसे पॉलिटिक्स डिस्कस करती थी कि वो लगता ही नहीं था कि कोई औरत बैठी है ना। तो वो माशाल्लाह हमारे घर इसी तरह का माहौल था। फिर अम्मी माशाल्लाह जो थी वो बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर थी सिंध मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने उनको सारी ज़िंदगी पढ़ते देखा, पढ़ाते देखा। और उनकी कुछ बातें जो मैंने अपने पल्लू से बांध ली हैं कि जैसे वो कहती थी कि बदला जो है वो सिर्फ अल्लाह से एक्सपेक्ट करो और काम तुम करो, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करो। तो कुछ बातें थी जो कि उन लोगों की मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो उन उसूलों पे मैं बहुत गुजारना चाहती हूँ। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर रहती हूँ क्योंकि हमारे घर पढ़ने लिखने का सा माहौल था, हम एंजॉय करते थे। नानी भी शायरी करती थी, लिखती थी और अम्मी भी, क्योंकि गो के वो प्रोफेसर थी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बावजूद वो शायरी भी करती थी और लिखती लिखाती भी थी। उनके बहुत कलाम हैं। नानी की किताब पे आजकल मैं काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो अगले साल तक छप जाएगी। तो बस ये था माहौल। नाना भी, उर्दू मुझे नाना ने पढ़ाई, शायरी वो घोल के पिला देते थे हमें। गालिब, मीर, मीर अनीस, दबीर, ये सारे शोरा नाना ने मुझे घोल के पिलाए हुए हैं। तो बस एक शौक था, हमेशा से वही माहौल था घर में। जबरदस्त। अच्छा मम्मा, आपकी ये तो कम्युनिटी वर्क और आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मजे की आपकी लाइफ स्टोरी है। थोड़ा सा अगर ऑटिज्म के बारे में अगर आप जिक्र करेंगे, क्योंकि आपकी मुझे पता है वर्क जो लाइफ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड ऑटिज्म के ऊपर। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वॉलंटियरिंग भी करती हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और वैंकूवर की भी सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ आप काम करती हैं। और वैसे भी आप, मुझे पता है, वॉलंटरली आपकी अपनी भी ऑटिज्म इज पावरफुल के नाम से आपकी अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे इसमें शामिल हुए और क्यों आपके लिए सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है। मैं अगर नगमी ये कहूँ कि ऑटिज्म मेरा पैशन है, उर्दू मेरी लाइफ है और ऑटिज्म लव है, और उर्दू मेरा, ऑटिज्म मेरा पैशन है, तो बेजा नहीं होगा। क्योंकि मैं पता नहीं समहाउ बहुत क्लोज फील करती हूँ अपने आप को उन बच्चों से, ऑटिस्टिक बच्चों से, या उन्हें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी होती है। मैं उनके साथ बात करके, उनके साथ कनेक्ट होकर बहुत एंजॉय करती हूँ, और समहाउ वो बच्चे भी मुझसे बड़ी जल्दी दोस्त हो जाते हैं, मेरे कनेक्ट हो जाते हैं मुझसे। जब मैं यहाँ आई थी तो ज़ाहिर है मेरी तो डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की थी, तो मैं चाह रही थी मैं आगे माइक्रोबायोलॉजी पढूं, तो मैं कैंसर रिसर्च साइट पे जाना चाह रही थी। लेकिन उसी अवस्था में मेरी एक दोस्त की बेटी को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ और मैंने उसको देखा, और ज़ाहिर है सारे मेरे सामने की बात थी। 14-15 तो माशाल्लाह 16 साल की बच्ची है वो, 16-17 साल पहले की बात है वो, शायद उससे भी पहले की। तो फिर उसको देखा, फिर एक आध दफ़ा उसके साथ टीम मीटिंग पे गई और उसी दिन फैसला कर लिया, और उसी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो थी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। उसने मुझे ऑफर की जॉब और मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। और बस वहीं से आगाज़ हुआ इसका। लेकिन ये पैशन बढ़ता चला गया इस हद तक कि बस वो मेरे दिल के अंदर आके बैठ गया। और मुझे फिर ये चीज़ें नज़र आने लगी कि हमारी कम्युनिटी में क्या कमियां हैं इस हवाले से, और वो मुझे बहुत दुख देती थी ये चीज़ें। तो इस वजह से फिर मैंने एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप भी स्टार्ट किया, जिसमें वो पेरेंट्स जिनके बच्चे डायग्नोज होते हैं ऑटिज्म के लिए, तो उनको गाइड करना कि उनको डायग्नोसिस के बाद क्या करना है, उनको फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, या उनको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है या थेरेपिस्ट के पास जाना है, उनके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करना, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, वो गाइडेंस, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स ओवरवेल्म्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, उनको रूट्स नहीं पता होते। तो उनको इस तरह से कम्युनिटी में कोई गाइडेंस नहीं थी, इससे पहले कोई नहीं किसी को बताता था। तो ये मैं 15-16 साल से भी पहले की बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का इस्तेफादा हुआ। फिर आपस में फिर पेरेंट्स का सपोर्ट ग्रुप भी बना, एक दूसरे से बात करते थे।
तो जो एक स्टिग्मा था कम्युनिटी में कि हम परफेक्ट हैं, हमारे बच्चा, या अगर किसी का बच्चा जो है वो डायग्नोज हो गया है तो उसकी फॉल्ट है या बैड पेरेंटिंग है, ये सारे स्टिग्मास थे। तो ये मुझे इनसे बहुत दुख होता था। तो इस वजह से फिर ये स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला गया, नॉलेज बढ़ती चली गई, अपने काम की थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी, उसमें इन डेप्थ थोड़ी स्टडीज़ की, आगे पढ़ाई की, तो फिर ये हुआ कि हम ये भी कर सकते हैं। अब एक नया मैंने ग्रुप स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह अब हम इसको सोन रजिस्टर कराएंगे। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑटिज्म इज़ पावरफुल और एम्पावरिंग ऑटिज्म के नाम से, और नगमी भी उसका हिस्सा है माशाल्लाह से। तो उसमें ये है कि वो बच्चे जो डायग्नोज हुए हैं उनको हम उनके जो ऑटिस्टिक एबिलिटीज़ हैं उनको हम स्किल्स में डेवलप करें थ्रू प्रॉपर इंटरवेंशन और बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा अल्लाह ताला से बस दुआ है कि ये कामयाब हो जाए और ये हमारा रजिस्टर हो जाए। उसके लिए हमें कम्युनिटी की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आप सबकी, तो फिर और आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। तो देखें क्या होता है। सही। जो हम आप ही, अगर आपका कोई मैसेज है फॉर जनरल ऑडियंस, कनाडा उर्दू एसोसिएशन के ऑडियंस के लिए और जनरली हमारी कम्युनिटी के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? कम्युनिटी के लिए सबसे पहले तो मैसेज ये है कि जिन घरों में किसी के भी बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है, पहले तो आप उन्हें जज मत करें। आप उन घरों को जज ना करें, उन पेरेंट्स को जज ना करें। आप उसको बैड पेरेंटिंग नहीं कहें, ठीक है? वो किसी के साथ क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको आप जज ना करें। बिल्कुल। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि अपनी कम्युनिटी से जुड़ें, वॉलंटियर वर्क करें, ख़वातीन आगे आएं। अपने बच्चों के जो स्कूल में पैक मीटिंग्स होती हैं उसको हरगिज़ ना छोड़ें, उसको ज्वाइन करें। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उससे आप सिस्टम में एंटर होंगे, उससे आप अपने मुल्क के, अपनी कम्युनिटी के लिए और कनाडा के लिए कुछ कर सकेंगे। वहीं से मैंने भी आगाज़ किया था और मैं कहूँगी कि आप लोग भी वहीं से आगाज़ करें। आगे अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, कनाडा की हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया माफी, आपके साथ बहुत मजा आया गपशप लगाने का, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही चमकता सितारा रखे। गोहरे नाया